हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज की इस वीडियो में हम थोड़ा सिलेबस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। क्लास ट्वेल्थ का जो बायोलॉजी का सिलेबस है उसमें पहले तो हम ये देखेंगे कि कितनी यूनिट्स हैं। फिर हम ये देखेंगे कि उन यूनिट्स को कितने पीरियड्स की रिक्वायरमेंट है, कितने मार्क्स की एक यूनिट है। और दूसरी चीज़ हम ये देखेंगे इसके बाद कि जो हर एक यूनिट है उसके अंदर कौन कौन से चैप्टर्स हैं, किन किन चैप्टर्स के बारे में डिटेल में दिया हुआ है। तो सबसे पहली चीज़, क्योंकि सिलेबस जब हम स्टडी करना स्टार्ट करते हैं ना, तो आप सोच रहे होंगे पहला चैप्टर पहले तैयार कर लेंगे, दूसरा आएगा तो दूसरा तैयार कर लेंगे। बात ये भी गलत नहीं है, लेकिन अगर आपके माइंड में पूरा ओवरव्यू है एक सिलेबस का, तो वो कहीं ना कहीं आपको मेंटली ज्यादा प्रिपेयर कर देता है आपके सिलेबस के लिए। तो एक बार सिलेबस का रिव्यू लेना बहुत जरूरी होता है। चलिए हम समझते हैं। सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि यहाँ पर जो यूनिट्स लिखी गई हैं, ये यूनिट्स 6, 7, 8, 9 और 10 क्यों लिखी गई हैं। इस यूनिट का नाम फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ क्यों नहीं रखा गया है। तो हम आपको एक चीज बता दें, पहले के टाइम में जो सिलेबस चला करता था ना, तो वहां पर 11th और 12th का सिलेबस एक ही हुआ करता था। 11th और 12th का सिलेबस एक ही हुआ करता था। और 12th का जो बोर्ड का एग्जाम होता था ना, उसमें 11th और 12th का कंप्लीट सिलेबस आया करता था। इसका मतलब यह है कि 11th और 12th वो टोटल एक ही क्लास हुआ करती थी, जिसको 2 साल में करना होता था। मतलब मीनिंग आप समझिए सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो 11th और 12th का सिलेबस अलग अलग नहीं है। आज भी वही बात आ रही है कि सिलेबस आज भी वही है। हाँ, आधा हम वहां पढ़ लेते हैं और बचा हुआ हाफ सिलेबस हम, आधा हाफ मतलब सिलेबस हम 11th क्लास में पढ़ लेते हैं और हाफ सिलेबस हम 12th क्लास में पढ़ लेते हैं। बात समझ पाए ना। इसीलिए आप 1 to 5 यूनिट 11th क्लास में पढ़ चुके हैं, रिमेनिंग यूनिट आप कब पढ़ रहे हैं, 12th क्लास में पढ़ रहे हैं। तो 6 से लेकर के 10th तक जो यूनिट है वो आपके 12th क्लास के सिलेबस में आपको पढ़नी है। मुझे उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी। तो पहली जो यूनिट है उसका नाम है रिप्रोडक्शन। आपने 10th के सिलेबस में रिप्रोडक्शन पढ़ा था। वहां पर प्लांट का रिप्रोडक्शन भी था, नॉर्मली अलग यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन था वो भी था, ह्यूमन रिप्रोडक्शन भी था, और रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड टॉपिक भी थे। तो इस पूरी यूनिट में ये रिप्रोडक्शन यूनिट बना दी गई। वहां एक चैप्टर था 10th क्लास में, यहां उसको एक यूनिट बना दिया गया है। ठीक है ना। और हर एक पार्ट को एक चैप्टर बना दिया गया है। आगे हम इसको डिस्कस करेंगे। इस पूरी यूनिट के लिए मिनिमम 30 पीरियड्स रिक्वायर्ड रहते हैं। और जो बोर्ड का आपका एग्जाम होगा 2022-2023 का, उसमें इस यूनिट से 14 मार्क्स का सिलेबस आना है। इसके बाद आते हैं हम जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन पे, जो कि आपकी सिलेबस की 7th यूनिट है, जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन। इसमें इसको 40 पीरियड्स रिक्वायर्ड होते हैं और यहाँ से 18 मार्क्स का सिलेबस में आना होता है। नेक्स्ट यूनिट है 8th यूनिट, जिसको बोलते हैं बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर। जो बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर है, इसमें 30 पीरियड्स रिक्वायर्ड होते हैं और 14 मार्क्स का आता है। बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस, इसको 30 पीरियड्स रिक्वायर्ड होते हैं और 10 मार्क्स का आता है यहाँ से। 10th यूनिट है जो कि लास्ट यूनिट है आपके सिलेबस की, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट है। इसको 30 पीरियड्स रिक्वायर्ड होते हैं और इस यूनिट से 14 मार्क्स का आता है। यानी कि अल्टीमेटली हमें ये समझ में आ गया है कि हमारे सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए मिनिमम मिनिमम 160 पीरियड्स रिक्वायर्ड होते हैं। और इन 160 पीरियड्स में हमें जो पढ़ाया जाता है उसमें से टोटल 70 मार्क्स का आना होता है आपके बोर्ड के एग्जाम में। ओवरऑल मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं? 70। थ्योरी थ्योरी की बात की गई है यहाँ पर। चलिए हम आगे के पार्ट को देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर हमने एनसीईआरटी की के पेजेस को इंपोर्ट करा लिया है। तो जो आपकी फर्स्ट यूनिट है उस यूनिट का नाम है 6th यूनिट। 6th यूनिट का एक्चुअल नाम है रिप्रोडक्शन। और हमने जैसा आपको बताया था 10th में जितना एक चैप्टर में पढ़ाया गया है, उन चीजों को एक्सपेंड किया गया है और बाइफरकेट कर करके एक एक चैप्टर बना दिया गया है। तो पहला चैप्टर आपका हो गया रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। तो सिंपली इसमें लगभग ओवरऑल सारे ऑर्गेनिजम्स की बात की गई है। जैसे आपने किंगडम्स पढ़े थे ना, मोनेरा की बात की थी, प्रोटिस्टा की बात की थी, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया की बात की थी।
तो सब में से उठा करके सारे ऑर्गेनिज्म में किस किस टाइप का रिप्रोडक्शन होता है उन सब को यहाँ डिस्कस किया गया है। इवन सब डिटेल के बाद वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एटसेट्रा जो भी होता है ना, वो सारे टाइप, कहीं पर वेरिएबल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है, कंटिन्यूटी नहीं मिलती है, डिसकंटिन्यूटी मिलती है तो वो अलग टाइप की मिलती है। तो उन सारी चीजों को यहाँ डिस्कस किया गया है, वो आपको चैप्टर में पढ़ाया जाएगा। नेक्स्ट आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं, आपने 10th क्लास में जैसे पढ़ रखा था, एक एलएस ऑफ फ्लावरिंग प्लांट आपकी एनसीईआरटी बुक में दिया रहता है, फिर वहां से पूरा प्लांट में फर्टिलाइजेशन के इवेंट सारे डिफाइन किए गए हैं, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन, सारे इवेंट्स डिसाइड किए गए। तो ऐसे ही जो एंजियोस्पर्म्स हैं या फिर जिनको हम फ्लावरिंग प्लांट्स बोलते हैं, केवल एंजियोस्पर्म्स ही मेनली फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं। तो इनमें सारी चीजें, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, ठीक है ना, गेमिटोफाइट, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, पॉलिनेशन, ये सारे टॉपिक यहाँ डिस्कस किए जाएंगे। नेक्स्ट आता है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन भी आपके 10th के सिलेबस में हुआ करता था, एक ही सेम चैप्टर में ये सारी चीजें थी। तो यहाँ पर ह्यूमन रिप्रोडक्शन को एक्सपेंड करके एक अलग से चैप्टर बना दिया गया है, जो कि अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। ह्यूमन रिप्रोडक्शन के लिए एक्चुअल में टोटल जो कंडीशन है, सारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की बात, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बाद गेमेटोजेनेसिस के बाद फर्टिलाइजेशन, प्री फर्टिलाइजेशन कंडीशंस, फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन, और फिर जो ओवरऑल डेवलपमेंट है, पार्चुरेशन है और लैक्टेशन है, ये सारे टॉपिक्स आपको यहाँ पर पढ़ाए जाएंगे। नेक्स्ट आता है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ में सिंपल सी चीजें ये हैं, बहुत सारी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, क्योंकि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को हेल्दी रखने से रिलेटेड ये चीज है। बर्थ कंट्रोल वगैरह, कैसे बर्थ कंट्रोल किया जाएगा, ठीक है ना। बर्थ कंट्रोल के बाद इसमें कंट्रासेप्शन वगैरह, इन सारी चीजों को पढ़ाया जाएगा। डिफरेंट एमटीपीज के बारे में, कि कैसे मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी की शर्तें क्या हैं और किस किस तरीके से उसको मैनेज किया जा सकता है। क्लियर है ना। और इसके अलावा तो मेन अगर इनफर्टिलिटी के केसेस हैं तो वहां पर कैसे कैसे एआरटी यानी कि असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज का यूज किया जा सकता है, जैसे आपने इनविट्रो फर्टिलाइजेशन सुना हुआ है, या जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर है, जाइगोट को ही सीधे ट्रांसफर कर दिया जाए फेलोपियन ट्यूब में। ऐसी बहुत सारी चीजें वहां पर आएंगी। एक ब्रीफ आइडिया दे रहे हैं, बहुत टाइम नहीं लेना है, एक आइडिया डेवलप हो जाए कि आखिर हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे क्या, हमारा टारगेट यहाँ पर ये है। तो 4 चैप्टर्स हैं आपके पहली यूनिट में, जिसको 30 पीरियड्स रिक्वायर्ड है। क्लियर है ना। जबकि बहुत डिटेल में जाओ तो 30 पीरियड्स बहुत कम लगते हैं इस पार्ट के लिए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं सेकेंड यूनिट, या फिर पूरे सिलेबस के हिसाब से कहो तो 7th यूनिट। इसमें 3 चैप्टर्स हैं, जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन। इंपॉर्टेंट है, ये 10th में आपके सिलेबस में चैप्टर था हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। अब हेरिडिटी या जेनेटिक्स एक जैसी चीजें हैं कहीं ना कहीं, तो जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन इसको कर दिया गया है। अब देखिए चैप्टर 5th है, जिसका नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। आपका 10th में जो हेरिडिटी एंड वेरिएशन चैप्टर था, उसमें मेंडेल से रिलेटेड, मेंडेल के जो क्रॉस थे, मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डायहाइब्रिड क्रॉस को डिस्कस किया गया था। तो यहां पर मेंडेल के प्रिंसिपल्स डिस्कस किए जाएंगे। मेंडेल के प्रिंसिपल्स को डिस्कस करने के साथ साथ और भी बहुत सारे कुछ डेविएशन ऑफ मेंडलिज्म है, मतलब कुछ ऐसे जेनेटिक्स के लॉज भी दिखाई पड़ेंगे जो मेंडेल के लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। तो ये सारी चीजें वहां पर डिस्कस की जाएंगी। क्रोमोसोमल थ्योरी वगैरह इनहेरिटेंस की वो डिस्कस की जाएंगी। जीन में या क्रोमोसोम की प्रॉब्लम की वजह से बहुत सारी डिजीजेस हो जाती हैं, उनको डिस्कस किया जाएगा। तो इस टाइप का डिस्कशन आपको इस चैप्टर में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट चैप्टर आता है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। अब इनहेरिटेंस तो हमें पता है, जीन्स कहीं ना कहीं जीन्स रिस्पॉन्सिबल है इनहेरिटेंस के लिए। अब इनहेरिटेंस के लिए जब हम डिटेल में पढ़ने जाते हैं, इन्होंने कह दिया हम मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस की बात करेंगे, कि मॉलिक्यूलर लेवल पे, बहुत छोटे लेवल पे जाके हम ये देखेंगे कि आखिर इनहेरिटेंस के लिए एक्चुअल में रिस्पॉन्सिबल क्या है। तो जब आप एक्चुअल में देखेंगे कि एक्चुअल में क्या रिस्पॉन्सिबल है, तो आपको ये पता चलेगा कि कहीं ना कहीं सबसे मेन चीज है जीन, जो इनहेरिटेंस में रोल प्ले करती है। और वो जीन किसका बना होता है, डीएनए का। तो ये यहां पर जाकर के आपको डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में डिटेल में बताएंगे। उसके बाद जीन रोल कैसे प्ले करता है, प्रोडक्ट कैसे बनाता है, तो फिर इससे आरएनए कैसे बनेगा, इसके बारे में बताया जाएगा। आरएनए के बाद इससे प्रोटीन्स कैसे बनती हैं, ये बताएंगे।
और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पर आपको बताए जाएंगे। समझ गया ना? मतलब एक नॉर्मल नॉर्मल ले लेते हैं। फिर डीएनए से रिलेटेड देखेंगे तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग भी यहाँ पर आ जाएगी कि पूरे पूरे जीनोम को रीड किया जा चुका है हमारे, तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट यहाँ पर आ जाएगा। जीनोम मतलब आप सिंपल वे में समझ सकते हैं, जितना भी क्रोमोसोमल कंटेंट है, जितना भी डीएनए हमारी सेल्स के अंदर है, उन सबको रीड किया जा चुका है कि कौन सा डीएनए का सेगमेंट क्या काम करता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें ओवरऑल रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन एक पार्ट होता है कि आखिर कोई जीन कैसे खुद को एक्सप्रेस करता है, वो सारा हम इस पार्ट में स्टडी करेंगे। नेक्स्ट हम आते हैं एवोल्यूशन पे। एवोल्यूशन मतलब एक, आपने नॉर्मल इमेजेस देखी होंगी कई बार रन करती हुई छोटी छोटी वीडियो क्लिप्स में, जहां पर एक सिंगल छोटी सी सेल दिखाते हैं, फिर उससे छोटा सा ऑर्गेनिज्म दिखाते हैं, फिर उस ऑर्गेनिज्म में डेवलपमेंट होता है, फिर पहले फिश दिखाते हैं, फिश से एम्फीबियन दिखाते हैं, एम्फीबियन से रेप्टाइल दिखाते हैं, रेप्टाइल से मैमल, एक तरफ बर्ड्स और एक तरफ मैमल्स दिखाते हैं। ठीक है, फिर मैमल्स में डेवलपमेंट होता है, पहले स्मॉल मैमल्स दिखते हैं, फिर वो मैमल्स की स्ट्रेट होते चले जाते हैं, अल्टीमेटली ह्यूमन का एवोल्यूशन दिखाते हैं और फिर एक पूरा फुल डेवलप ह्यूमन दिखाई देता है। एक्चुअल में बस यही तो एवोल्यूशन है। इन्हीं चीजों को एक्सपेंड किया गया है। एवोल्यूशन की बहुत सारी थ्योरीज दी गई हैं, जैसे आपने पहले डार्विन का नाम सुन रखा होगा और लेमार्क का नाम सुन रखा होगा। तो डार्विन हो गए, लेमार्क हो गए, और ऐसे ही एक ह्यूगो डिब्रीज थे जिन्होंने म्यूटेशन थ्योरी दी थी। तो हम डार्विन की थ्योरी, लेमार्क की थ्योरी, म्यूटेशन थ्योरी, ऐसी बहुत सारी थ्योरीज को इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और हम ये भी पढ़ेंगे कि आखिर ओरिजिन लाइफ की इस अर्थ पर हुई कैसे है। तो इन सारी चीजों को हम इस एवोल्यूशन चैप्टर में पढ़ेंगे। आपको बहुत इंटरेस्टिंग अगर ये वीडियो नहीं लग रहा है, फिर भी आप ऐसे ही सुन लीजिए, तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो जरूर जाएगा। और जब आप सिलेबस में जब भी ये चैप्टर आपके पढ़ने का नंबर आएगा ना, तो रिकॉल जरूर थोड़ा बहुत कर पाएंगे। नेक्स्ट आता है आपकी 8th यूनिट, या फिर आपके सिलेबस की 3rd यूनिट, जिसका नाम है बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर। इस पूरी यूनिट में मेन क्या है कि बायोलॉजी की हेल्प से ह्यूमन का वेलफेयर कैसे किया जा सकता है। क्लियर है ना? तो देखिए, सबसे पहले क्या है, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। पहले ह्यूमन की हेल्थ से रिलेटेड कॉन्सेप्ट बताए जाएंगे। आपने अभी कोविड के टाइम में इम्यूनिटी के बारे में बहुत कुछ सुना। कभी आपने सुना हर्ड इम्यूनिटी, कभी आपको बहुत सारे मार्केट में एडवर्टाइजमेंट भी आ गए इम्यूनिटी बूस्टर्स के। बहुत सारी देसी दवाइयां आपने खाई ताकि हमारी इम्यूनिटी कोविड के पीरियड में मेंटेन बनी रहे और हमें कोविड अफेक्ट ना कर पाए। तो वही इम्यूनिटी इस चैप्टर में बहुत अच्छे से डिस्कस की जाएगी कि कैसे हमारी बॉडी की अलग अलग टाइप की सेल्स इम्यूनिटी में वेरिएबल रोल प्ले करती हैं और हमारी बॉडी को डिफरेंट पैथोजन से बचाए रखती हैं। इसके बाद दूसरी चीज आ गई ह्यूमन हेल्थ में। अगर हम और डिटेल में पढ़ने की कोशिश करें तो हेल्थ से रिलेटेड अदर फैक्टर्स भी यहां पर आएंगे। डिजीज की बात करें तो हम हमारी बॉडी में बहुत सारी डिजीजेस पहले से आप सिलेबस में पढ़ते रहते हैं। कुछ प्रोटोजोन डिजीज है, जैसे आपने सुना मलेरिया के बारे में, ठीक है ना? इसके अलावा बहुत फेमस डिजीज जो सबसे क्रोनिक है, जिनके बारे में डिस्कशन होता रहता है, कैंसर, वो भी यहाँ सिलेबस में इंक्लूड है। इसके अलावा एक और जो बहुत ज्यादा क्रोनिक है और किसी पर्सन को हो जाती है तो उसकी डेथ निश्चित होती है एक विद इन लिमिटेड टाइम में ही, जिसे हम ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस कहते हैं, और जिसकी वजह से जो डिजीज होती है उसे एक्चुअल में सिंड्रोम कहते हैं, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, या फिर शॉर्ट में जिसे हम एड्स कह देते हैं। तो इन सब के बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे हम। कुछ और चीजें भी हैं। आपने बच्चों ड्रग्स का नाम भी सुन रखा होगा, ठीक है ना? आप सब ड्रग्स से अवेयर हैं, ठीक है ना? तो ओपियम हो गया, या ओपियम के अलावा मेरिजुआना आपने सुना होगा, हेरोइन सुना होगा, चरस सुना होगा। तो उन सारी बहुत वेरिएबल ड्रग्स के बारे में भी इस चैप्टर में आपको बताया जाएगा। क्लियर है ना? तो ये हम पढ़ेंगे मेन चीजें ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में, कि ह्यूमन की हेल्थ को मेंटेन रखने वाले फैक्टर्स, इम्यूनिटी जैसी चीजें क्या है, और दूसरा वेरियस पैथोजेंस हमारी बॉडी को कैसे अफेक्ट करके हमें कोई डिजीज दे देते हैं और हम सफर करने लग जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है स्ट्रेटजीज फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन। इसका रिलेशन देखो, स्ट्रेटजीज मतलब प्लानिंग, एनहांसमेंट किसके लिए? बढ़ाने के लिए, फूड प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए प्लानिंग्स क्या है, उनको स्ट्रेटजीज बोला गया है। फूड प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए प्लानिंग क्या है? अब सिंपल सी चीज है, पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ती है, उसके प्रपोर्शन में फूड सोर्स बढ़ नहीं पाता है। मतलब पॉपुलेशन बढ़ गई इतनी, फूड सोर्स बढ़ा इतना, तो डेफिनेटली जो इतनी एक्स्ट्रा पॉपुलेशन है इसकी तो डेथ हो जाएगी ना, इसको सोर्स ऑफ फूड
प्रॉपर मिलेगा नहीं, फूड नहीं मिलेगा तो इनकी डेथ होने की पॉसिबिलिटी है। तो इनका फूड के प्रोडक्शन को बढ़ाया जाए, कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस हम यहाँ पर पढ़ेंगे। यहाँ पर स्ट्रेटजीज फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन में हम एनिमल हस्बेंड्री, एनिमल की हम ब्रीडिंग करा के किस तरीके से हम एनिमल से मिलने वाले प्रोडक्ट्स को बढ़ा सकते हैं, ताकि ज़्यादा ज़्यादा से ज़्यादा एनिमल हस्बेंड्री, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट आउटपुट लिया जा सके। इसके बाद प्लांट ब्रीडिंग की भी बात की गई है कि प्लांट में ब्रीडिंग करा के कैसे प्रोडक्शन को बढ़ाया जाए। कुछ सिंगल सेल प्रोटीन्स की बात की गई है, क्योंकि हम जैसे काऊ या एनिमल से किसी से प्रोडक्ट ऑब्टेन करते हैं वो बहुत ज़्यादा मेहनत के बाद बहुत कम क्वांटिटी में मिलता है हमको। लेकिन अगर हम वही सिंगल सेल्ड कुछ एल्गी वगैरह या कुछ फंजाई वगैरह की हेल्प से प्रोडक्ट को निकाल लें तो उस प्रोडक्ट को हमें डेवलप कराने में बहुत मेहनत भी नहीं करनी पड़ती और प्रोडक्ट भी काफ़ी अमाउंट में मिल जाता है। तो यहाँ माइक्रोब का यूज़ किया गया है, माइक्रोब्स का, छोटे मोटे ऑर्गेनिज्म का यूज़ किया गया है, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म का यूज़ किया गया है फूड ऑब्टेन करने के लिए। समझ गया ना? तो यानी कि एनिमल हस्बेंड्री, प्लांट हस्बेंड्री, और हम सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म से फूड ऑब्टेन करने की बात करेंगे। और भी बहुत कुछ आएगा, वहाँ डिस्कस करेंगे चैप्टर में। चैप्टर 10th है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। देखो, डिफरेंट माइक्रोब्स से, आप बहुत छोटी क्लासेस से माइक्रोब्स के बारे में पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, चाहे वो बैक्टीरिया हो, वायरस हो, प्रोटोजोन्स हो, फंजाई हो, एल्गी हो, या फिर कोई और टाइप का वायरस, वायरोइड्स या प्रियॉन्स हो। समझ रहे हो ना? सिंपल सी चीज क्या है, ह्यूमन वेलफेयर में माइक्रोब्स कैसे रोल प्ले करते हैं। सबसे कॉमन आपने छोटी क्लासेस में जो एग्जाम्पल पढ़ा हुआ है उसका नाम है पेनिसिलिन एंटीबायोटिक। पढ़ा है ना आपने छोटी क्लासेस में? पेनिसिलिन के बारे में पढ़ा है, जो कि क्या थी ये, जो कि सबसे पहली एंटीबायोटिक थी। और इस एंटीबायोटिक के प्रोडक्शन के पीछे कौन रिस्पॉन्सिबल था? एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने सबसे पहले मतलब डिस्कवरी की थी एक्चुअल में किसकी? पेनिसिलिन की। तो आप जानते हो आज की डेट में आपको बहुत सारी डिजीज होती हैं तो एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं, जिसकी वजह से आप बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं। नहीं तो पता नहीं कितनी बड़ी पॉपुलेशन खत्म हो जाती ट्रीटमेंट प्रॉपरली ना हो पाने की वजह से। तो एंटीबायोटिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। और माइक्रोब्स का कैसे यूज है? बहुत सिंपल यूज है। आपके घर में मिल्क को हम कर्ड में कन्वर्ट करते हैं तो एक माइक्रोब का यूज करते हैं, जिसका नाम क्या है? मिल्क को दही बनाने के लिए किसका यूज करते हैं? लैक्टोबैसिलस का यूज करते हैं। लैक्टोबैसिलस की हेल्प से क्या होता है? मिल्क कर्ड में कन्वर्ट हो जाता है। तो एक एग्जाम्पल है। ऐसे बहुत सारे यहाँ पर आपको माइक्रोब्स पढ़ाए जाएंगे, जिन माइक्रोब की हेल्प से वेरियस टाइप के हमें बेनिफिट्स मिलते हैं, जिनकी हेल्प से हम बहुत सारे प्रोडक्ट बना लेते हैं और वो प्रोडक्ट ह्यूमन जनरेशन के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है। तो ऐसी ही चीजें यहाँ पर पढ़ाएंगे। एक चीज यहाँ पर और आएगी सिलेबस में, जिसको हम बोलते हैं सीवेज ट्रीटमेंट। सीवेज आप सब जानते हैं, हमारे घरों से निकला हुआ गंदा पानी सीवेज होता है, जिसमें बहुत सारी चीजें मिक्स होती हैं और वो जब रिवर में जाता है तो रिवर को पॉल्यूट कर देता है। हम साइंटिस्ट ने एक ऐसी मेथड डेवलप किया है जिसमें क्या किया जाता है कि उस वाटर में बिना किसी चीज केमिकल वगैरह को ऐड किए हुए नॉर्मली हम उसको इतना प्यूरिफाई कर देते हैं कि वो इजिली हम अब रिलीज कर सकते हैं रिवर में। तो वाटर वो रिवर को पॉल्यूट नहीं करेगा, इतना उसको प्यूरिफाई कर देते हैं। तो उसके लिए माइक्रोब्स का यूज किया जाता है। उसका खर्चा भी हमारे लिए बहुत कम आता है और इजिली वाटर प्यूरिफाई हो जाता है। तो यहाँ पर भी सीवेज के ट्रीटमेंट में भी माइक्रोब्स का यूज होता है। तो ये भी आपका एक पार्ट रहेगा। ठीक है, इतनी चीजें बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर में है। क्लियर है? चलिए आगे थोड़ा सा पार्ट और बचा हुआ है। अगला है बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी में केवल 2 चैप्टर है, सबसे कम चैप्टर इसी यूनिट में है। लेकिन फिर भी अदर जहां पर ज्यादा चैप्टर हैं उनके जितने पीरियड्स लगभग इसको दिए गए हैं 30 पीरियड्स। उसके पीछे का रीजन ये है कि बच्चों को इस चीज को समझने में कई बार थोड़ा ज्यादा टाइम लग जाता है। जब बताया था ना हमने आपको कितने पीरियड चाहिए, इसको भी चाहिए 30 पीरियड्स। समझ रहे हो ना? तो जो 30 पीरियड इसको चाहिए हैं, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं चैप्टर में ऐसा कुछ है जो थोड़ा टाइम लगाता है समझने में। डिफिकल्ट नहीं है बट लॉजिकल है थोड़ा सा। ठीक है, तो यहां पर बायोटेक्नोलॉजी का मतलब क्या है? जैसे हमने सिंपली कहा, किसी माइक्रोब से कोई चीज प्रोड्यूस होती है। अब अगर हम जेनेटिक्स वाले टॉपिक में घुसेंगे तो हमें ये चीज समझ में आएगी कि किसी भी माइक्रोब से, किसी भी ऑर्गेनिज्म से कोई चीज प्रोड्यूस होती है तो उस कैरेक्टर के पीछे रिस्पॉन्सिबल क्या है? उसका डीएनए का थ्रेड, उसका जीन। तो इन्होंने कहा हम क्या करें कि जिस ऑर्गेनिज्म से
कोई चीज प्रोड्यूस होती है, उसका वो जीन निकालने, उसका वो जीन निकालने जिससे वो चीज प्रोड्यूस होती है। जैसे ह्यूमन की बॉडी में इंसुलिन प्रोड्यूस होता है, किसी को डायबिटीज हो जाती है तो इंसुलिन कहां से लाएं? कोई दूसरा ह्यूमन थोड़ी ना कह देगा कि चल भाई मेरा इंसुलिन निकाल ले, नहीं निकाल सकते ना आप। तो सिंपली क्या किया जाएगा कि ह्यूमन बॉडी का जीन, ह्यूमन बॉडी से जीन निकाला, इंसुलिन वाला जीन निकाल लिया, फिर उस जीन को निकालने के बाद एक बैक्टीरिया ले लिया, उस बैक्टीरिया में क्या डाल दिया, उस जीन को इंट्रोड्यूस करा दिया। समझो, मोटे मोटे तौर पे समझने की कोशिश करिए। उस जीन को उठा करके बैक्टीरिया में इंट्रोड्यूस करा दिया। अब जब उस जीन को आपने बैक्टीरिया में इंट्रोड्यूस करा दिया तो बैक्टीरिया क्या प्रोड्यूस करने लगेगा? इंसुलिन। मतलब जो इंसुलिन हमें कोई ह्यूमन नहीं देगा वो हम बैक्टीरिया से प्रोड्यूस करा लेंगे। यही है बायोटेक्नोलॉजी। मतलब जीन को उठाना, डीएनए के टुकड़े को उठाना किसी जगह से और उसको कहीं दूसरी जगह जोड़ देना, प्रोडक्ट हमें मिल जाएगा। समझ में आई बात की नहीं आई? बस यही है पूरी बायोटेक्नोलॉजी। तो इस चैप्टर में, पहले चैप्टर में बायोटेक्नोलॉजी के इनके प्रिंसिपल्स क्या क्या है और किस 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 प्रोसेस के थ्रू हम एक्चुअल में डीएनए को कट करके कहीं जोड़ सकते हैं किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर, इन प्रैक्टिसेस को देखा जाएगा। ठीक है ना? मतलब डीएनए को कट कैसे करेंगे किसी ऑर्गेनिज्म से, और फिर बैक्टीरिया में इंट्रोड्यूस कराना है या किसी और ऑर्गेनिज्म में इंट्रोड्यूस कराना है, कैसे कराना है, उसके डीएनए में, बैक्टीरिया के डीएनए में कैसे जोड़ना है उस डीएनए को जिसका प्रोडक्ट हमें लेना है, ये पूरी प्रैक्टिस इस चैप्टर में बताई जाएगी। चैप्टर 12 है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। यहां पर बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से हम जो डिफरेंट प्रोडक्ट बनाते हैं, जैसे इंसुलिन बनाने का ही एक एग्जांपल हो गया। इस सिलेबस में बहुत सारी बीमारियां जिनका ट्रीटमेंट किया जाएगा बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से, बहुत सारे प्लांट जिनमें हमने जीन इंट्रोड्यूस करा दिया है तो प्लांट इंसेक्ट वगैरह के अटैक से बच जाते हैं। ठीक है ना? कुछ ऐसी चीजों को पढ़ेंगे। क्लियर है ना? नेक्स्ट आते हैं हम 10th यूनिट पर। इसका नाम है इकोलॉजी। इकोलॉजी के भी सारे चैप्टर से रिलेटेड चीजें आप बहुत पहले पढ़ चुके हैं। इसके लिए भी हमने बताया था कितने चाहिए, 30 पीरियड्स ही चाहिए हैं और इससे 40 मार्क्स का ही आना है। पहला जो चैप्टर है इसमें ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन के बारे में हम स्टडी करेंगे। ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन के बारे में सिंपल सी अगर इस चैप्टर के बारे में हम समझने की कोशिश करें, जैसे आपने कभी पढ़ा होगा कि एक सेल है, सेल के मिल बहुत सारी सेल सिमिलर टाइप की मिलती हैं तो टिश्यू बनता है, टिश्यू बहुत सारे मिल जाते हैं सिमिलर टाइप के तो एक ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से एक ऑर्गन सिस्टम बन जाता है और ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिज्म बन जाता है। ये चीज आपने पहले सुनी हुई होगी। तो सिंपल सी चीज है, यहाँ पर वही बताया गया है कि ऐसे थोड़ा इसको बड़े लेवल पे बताने की कोशिश की गई है कि जैसे ऑर्गेनिज्म है बहुत सारे, तो सिमिलर टाइप के ऑर्गेनिज्म एक पॉपुलेशन बनाते हैं, फिर बहुत सारी पॉपुलेशन मिल जाती है तो कम्युनिटी बन जाती है, और बहुत सारी कम्युनिटी बन जाती है तो फिर वो कहीं ना कहीं एक इकोसिस्टम जैसा बना लेते हैं। उसके साथ जब एबायोटिक फैक्टर्स ऐड हो जाते हैं तो इकोसिस्टम बन जाता है। उस इकोसिस्टम में बहुत सारे ऑर्गेनिज्म रहते हैं, और जब ऑर्गेनिज्म रहते हैं तो उनमें एक रिलेशनशिप्स डेवलप होते हैं। हो सकता है दो ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के बेनिफिट के लिए काम करें, हो सकता है दो ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के लॉस के लिए काम करें, दोनों एक दूसरे से रिवेंज लेने लग जाएं किसी बात की वजह से। तो ऑर्गेनिज्म का आपस का रिलेशन क्या है? कहीं पर दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, उसकी बात की जाएगी। कहीं पर ऑर्गेनिज्म के बीच में कंपटीशन हो गई, उसकी बात की जाएगी। कहीं ऑर्गेनिज्म प्रेडेटर बन गया, एक ऑर्गेनिज्म ने दूसरे ऑर्गेनिज्म को खा लिया, उसकी बात की जाएगी। ऐसी बहुत सारी चीजें इस पार्ट में डिस्कस की जाएंगी। बहुत ज्यादा नहीं लंबा खींचना चाहता हूं, एक ब्रीफ आइडिया डेवलप करना मेरा काम था। थोड़ा सा और देख लेते हैं। ऐसे ही इकोसिस्टम के थोड़े इन फैक्टर्स को और डीपली कहीं ना कहीं इसमें आपको डिफरेंट टाइप के पिरामिड्स वगैरह पढ़ाए जाएंगे। ठीक है ना? पिरामिड्स तो आपने प्रोड्यूसर्स हैं, कंज्यूमर्स हैं, डिकम्पोजर्स हैं, इन सब चीजों को यहाँ पढ़ाया जाएगा। सक्सेशन पढ़ाया जाएगा। सक्सेशन क्या होता है, बहुत अगर ब्रीफ में आप सक्सेशन देखना चाहते हैं तो आप सक्सेशन का मीनिंग ये होता है कि जैसे ये कोई खाली पड़ी हुई लैंड है, एक ऐसी जगह है, हम एक यहाँ पे बना लेते हैं, एक खाली जगह है जहां पर कुछ भी नहीं है। धीरे धीरे यहाँ पर छोटे मोटे पौधे, छोटे मोटे प्लांट ग्रो करते हैं। प्लांट ग्रो करते हैं तो यहाँ पे छोटे मोटे ऑर्गेनिज्म भी डेवलप होते हैं, और एक टाइम आता है जब ये पूरा फॉरेस्ट में कन्वर्ट हो जाता है। किस में कन्वर्ट हो जाता है? फॉरेस्ट में। तो बस यही सक्सेशन है। एक बेयर लैंड जहां पर कुछ भी नहीं था, उसका पूरे फॉरेस्ट में कन्वर्ट हो जाना एक टाइप से सक्सेशन है। समझ गया ना? इसके बाद तो ये कुछ फैक्टर्स यहाँ इकोसिस्टम वाले चैप्टर में रहेंगे। कुछ आपको यहाँ पर कार्बन साइकिल, फास्फोरस साइकिल वगैरह जो आप पहले भी पढ़ चुके हैं, उन चीजों को भी डिस्कस किया जाएगा। नेक्स्ट पे हम आते हैं बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन। बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन क्या होता है? बायोडाइवर्सिटी तो आप जानते हैं ना, स्पीसीज रिचनेस, यानी कि कहां पर कितनी स्पीसीज मिलती हैं। जैसे अगर हम अर्थ का इमेज बना लें
तो अर्थ में जो मिडिल लाइन होती है इसे इक्वेटर बोलते हैं, जो 0 डिग्री पर होती है। तो इक्वेटर पे हमेशा बहुत ज्यादा डिफरेंट वैरायटीज मिला करती हैं, और इक्वेटर से जैसे जैसे हम पोल्स की तरफ जाएंगे ना, वैसे वैसे नंबर ऑफ स्पीसीज हर जगह कम होता चला जाता है। तो ऐसा क्यों होता है, इसके रीजन वगैरह यहाँ डिस्कस किए जाएंगे, और भी बहुत सारी बातें बताई जाएंगी कि कहाँ कहाँ पर ऑर्गेनिज्म ज़्यादा है, कहाँ कहाँ पर कम है। फिर ऑर्गेनिज्म को कंजर्व करना, क्योंकि हर एक स्पीसीज हमारे लिए, हमारे इकोसिस्टम के लिए कैसी है, ज़रूरी है। कोई भी एक स्पीसीज खत्म हो जाएगी अगर एटमॉस्फेयर से, तो डेफिनेटली फ्यूचर में वो हमारे लिए एक बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। फिर गवर्नमेंट ने कौन कौन सी प्रैक्टिसेस ऐसी चलाई हैं जिनसे ऑर्गेनिज्म को कंजर्व किया जा सके। जैसे आपने सुना है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होती हैं, नेशनल पार्क्स होते हैं, ठीक है ना, बायोस्फीयर रिजर्व्स होते हैं। इन सब चीजों के बारे में भी यहाँ पर इस चैप्टर में डिस्कस किया जाएगा। लास्ट है एनवायरमेंटल इश्यूज। इससे रिलेटेड चीजें आप बहुत पहले से पढ़ रहे हैं, ठीक है। ओजोन लेयर डिप्लीशन आपने पढ़ा है ना, बहुत छोटी क्लास से। ओजोन हो गया, CFC हो गया, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है ना। तो इस टाइप की वही सारी एफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन, तो कुछ ऐसी चीजें ये जो हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट, वो सारी चीजें आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो फिलहाल ये था ओवरऑल सिलेबस आपका। इतना पढ़ने के बाद डेफिनेटली ही मुझे लगता है कि आपके माइंड में एक ब्रीफ आइडिया अपने सिलेबस को लेकर के जरूर डेवलप हो गया होगा। क्लियर है ना? मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई पार्ट नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं, मैं कुछ और ऐड करने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद।